स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। पहाड़ की खबरों में आपको सीधे लिए चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। सरकार के 3 साल पूरे होने पर ये रोड शो भव्य तरीके से आप देखिए रोड शो को इस समय चलाया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता होने के अलावा यहाँ स्थानीय लोग भी इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हैं रुद्रपुर से। आज न सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे, बल्कि जनता को संबोधित भी करने जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि सरकार के 3 साल पूरे होने की, जिसको लेकर आज बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार पूरे उत्तराखंड में आज कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी आज जगह जगह पर जो कार्यक्रम करेगी उसमें अपनी उपलब्धियां बताएगी 3 साल पूरे होने को लेकर। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने गल्ला मंडी से आप इस समय देख सकते हैं, जहां पर 3 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी का रोड शो इस समय चल रहा है और अब गांधी पार्क तक ये रोड शो किया जाना है। सीएम धामी के इस रोड शो में आप देखिए भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और जो लोग अपने दुकानों पर इस समय मौजूद है या फिर रेजिडेंशियल एरिया से अगर यहाँ पर लोग आप देखेंगे अपने घरों के ऊपर मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और विकास के ये 3 साल मुख्यमंत्री ने बताए हैं और बीजेपी का यही नारा 3 साल का कार्यकाल पूरे होने पर, जिस पर आज ये बड़े कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है। आज जनता को संबोधित भी करने जा रहे हैं और जो उपलब्धियां 3 साल में हासिल की गई हैं, चूँकि एक ही नारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया जाता है कि जो कहा वो करके दिखाया, जो वादा किया वो करके दिखाया, जिसमें सबसे ऊपर नाम यूसीसी को लेकर आता है। यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है पूरे देश में और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो कि चुनावी मुद्दे में भी शामिल था और ये चुनावी मुद्दा सफल करके दिखाया गया है। इसी साल यूसीसी को लागू कर दिया गया है। तो इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनको धामी सरकार ने पूरा किया है, लेकिन अभी ऐसे कई काम हैं जिनको पूरा किया जाना है। तो मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से। ये रोड शो गुजर रहा है जहां आप देखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और वो भी पुष्प गिराकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रोड शो की। सुनाएंगे आपको सीधे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करेंगे। और ये बढ़ते आगे, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर डोईवाला टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर कार को घसीटता हुआ ले जा रहा है। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत बड़ा सड़क हादसा जिसमें आप बेकाबू ट्रक को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जिसने ना सिर्फ एक गाड़ी को टक्कर मारी बल्कि कई गाड़ियों को इसकी चपेट में ले लिया और सारी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। टोल प्लाजा से गुजरती हुई ये गाड़ियाँ, अब ये वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो बेहद भयावह हैं। आप देखिए ये ट्रक पीछे से आ रहा है, जिसके सामने जो भी गाड़ी आई या फिर कोई अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता टोल प्लाजा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, तो आप सोचिए क्या स्थिति इस समय हुई होती यहाँ पर। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो रखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे गाड़ी जो ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हमारे पीछे ये थी गाड़ी। साइड में स्विफ्ट थी, जो दूसरी स्विफ्ट खड़ी हुई है। पीछे से अचानक से एकदम से चपेट की आवाज आई, दूर दूर मतलब बोलते हुए, और ऊपर से हमारी गाड़ी भी खींचती हुई साइड में से जो है काफी आगे लिया है वो। और
देहरादून जिले के अंदर डोईवाला और देहरादून के बीच बना ये मौत का टोल प्लाजा। यहाँ के स्थानीय लोग भी इसे मौत का टोल प्लाजा कहते हैं क्योंकि हर महीने यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कई लोग इस टोल प्लाजा में मौत के अकाल में चले गए हैं। और आज ये बड़ी घटना बताएं तो सामने वो आप देख सकते हैं कि ओवरलोडिंग जो डंपर रेता लेके विकास नगर से यहाँ तक पहुंचा है और ओवरलोडिंग इसे बताया जा रहा था और ओवरलोड इतना था कि वो संभाल नहीं पाया अपने को और ब्रेक फेल होने के बाद ये करीब 2 से 3 गाड़ियां यहाँ पहले रौंदता हुआ निकला और एक गाड़ी जो इसके चपेट में आई वो रेड कलर की गाड़ी थी जिसमें 2 लोग देहरादून से टिहरी के लिए निकले थे और अपनी जॉब, क्योंकि वो जॉब टिहरी में कोर्ट में करते हैं, वहां के लिए निकले थे और इस डंपर के कारण वो आज अकाल मृत्यु उनकी हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल इस टोल प्लाजा पे आता है क्योंकि ये टोल प्लाजा में हर महीने कोई ना कोई बड़ा हादसा देखने को मिलता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बार बार इस टोल प्लाजा पे यहाँ पे धरने प्रदर्शन करते हुए देखने को मिलते हैं, बार बार से यहाँ से हटाने की मांग करते हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इस टोल प्लाजा को यहाँ से हटा नहीं पाया। अब लोगों की मांग है कि अगर जल्द इसे न हटाया जाए तो वो बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। पीछे हमारे गाड़ी जो ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है हमारे पीछे ये थी गाड़ी। साइड में स्विफ्ट थी जो दूसरी स्विफ्ट खड़ी हुई है। पीछे से अचानक से एकदम से चपेट की आवाज आई दूर दूर मतलब बोलते हुए और ऊपर से हमारी गाड़ी भी खींचती हुई साइड में से जो काफी आगे लिया है वो और हमारी गाड़ी इसमें स्विफ्ट में टकराई और जो ऊपर से उनका रेता गिरना शुरू, मतलब कुछ नहीं मालूम हुआ कि क्या हो रहा था। ओवरलोडेड डंपर आप देख रहे हैं, ये भरा हुआ डंपर देहरादून से आ रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे से आ रहा है। आरटीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ओवरलोडेड डंपर जब आप जगह जगह आप लोग लिख के लगाते हैं कि ओवरलोडेड गाड़ियां इन पुलों से गुजर नहीं सकती है, ये कैसे सड़कों पर चल रही है? ये तो 2 लोगों की जान इस डंपर ने ले ली आज और इस जगह और भी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक कामिंग मेजर कर रहे हैं। ट्रैफिक कामिंग मेजर का मतलब है कि गाड़ी की स्पीड को रोकना। तो अभी जो हमने स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, ऐसे ढेर सारे क्लस्टर में और ग्रुप्स में हम लोग स्पीड ब्रेकर लगाने जा रहे हैं। होने की सूचना है, इसमें अभी मेरे द्वारा और ARTO द्वारा और NH के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी इसका कारण क्या था और भविष्य में इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो, उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज नैनीताल वन प्रभाग में जुडंका में कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वन विभाग पर अपनी 40 हेक्टेयर लैंड से अतिक्रमण हटा रखा है। यहाँ लोगों ने फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करके खेती करने का काम शुरू कर दिया है। ये वही एरिया है जहाँ पर कुछ दिन पहले वन कर्मियों पर हमला हुआ था। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ वन विभाग के 150 से अधिक फील्ड स्टाफ, रेंजर और SDO और DFO मनीष जोशी यहाँ शामिल हुए। हरिद्वार से अगली खबर है जहां पर ज्वालापुर इलाके के कस्सावान मोहल्ले में आवारा कुत्ते ने लड़की पर अटैक कर दिया। कुत्तों के हमले से लड़की घायल हो गई। CCTV फुटेज भी उसका सामने आई। देखिए तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जैसे ही घर के लोगों को कुत्तों के इस अटैक के बारे में पता चला, घर के लोग बाहर निकले और लड़की की जान बचाई गई। सड़क से गुजर रहे ये कुत्ते लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं। देखिए बुरी तरह से उसे नोच खा रहे हैं, लेकिन लड़की की जान बच गई है। आवारा कुत्तों का आतंक पूरे इलाके में है, जिसको लेकर लोग बार बार चिंता व्यक्त करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, चारधाम यात्रा की अब बात करते हैं, जिसको लेकर ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन कराने शुरू हो चुके हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केदारनाथ के लिए 1,95,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 1,82,000, गंगोत्री के लिए 1,13,000 और यमुनोत्री के लिए 1,10,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। अब ऐसे में तैयारियां बहुत तेजी से की जा रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे में आपको ये अपडेट दे देते हैं कि जिला आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग ने एक सिस्टम तैयार किया है। ये एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें अब पूरे पैदल मार्ग पर चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की नजर होगी। श्रद्धालुओं पर इस नेटवर्क के जरिए नजर रखी जाएगी। यात्रा में श्रद्धालुओं को मोबाइल नेटवर्क की कोई समस्या ना आए, इसके लिए ये एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। अर्धकुंभ मेला 2027 को भव्य ढंग से आयोजित करने के लिए हरिद्वार में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 25 मार्च को सीएम धामी अर्धकुंभ की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अधिकारी अखाड़े के साधु संतों से मिलकर उनसे राय ले रहे हैं। पिछले दिनों गंगा सभा की ओर से अर्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ की तरह आयोजित करने की मांग की जा रही थी। अगर सभी अखाड़ों की सहमति बन जाती है तो 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ की तरह ही आयोजित करने की तैयारी सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 25 मार्च को अभी बैठक भी आयोजित की जा रही है। उससे पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशानुसार सारे अखाड़ों में जितने भी सम्मानित हमारे साधु संत हैं सबसे मिलकर उनके प्रतिभाग को भी लेके और उनके सुझाव उनके अनुभवों को सुना जा रहा है, ताकि हमारा जो आगामी कुंभ रहे वो दिव्य और भव्य रहे। और जैसे हमारा प्रयागराज में कुंभ हुआ है, वैसा ही कुंभ हमारा हरिद्वार में होगा। प्रयास किया जा रहा है। हमारे जितने भी अधिकारी है सभी प्रयास में लगे। आज हमारी उनसे वार्ता हुई तो हमने यही कहा कि देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा, 2027 में हम लोग खाली है। सौंदर्यीकरण के नाम पर नैनीताल शहर में करोड़ों फूंक दिए गए, लेकिन फिर भी नैनी झील की हालत खस्ता है। लगातार सीवर का पानी जाने से झील की सेहत बिगड़ रही है, तो एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है। नैनीताल की ये झील संकट के दौर में है। लगातार नालों से जा रहे सीवर ने झील की सेहत खराब कर दी है, तो पानी की गुणवत्ता भी चिंता में डालने लगी है। हालात ये है कि शहर के चारों ओर से सीवर का पानी झील में जा रहा है और पानी की पारदर्शिता में 25 सेंटीमीटर तक कमी आ गई है और झील के पानी में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। हालांकि झील में गंदगी रोकने के लिए हाईकोर्ट से लेकर एनजीटी ने तमाम निर्देश दिए, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे, जिससे शहर के लोगों में भी टेंशन बनी हुई है। उसमें एनजीटी ने इधर को राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उस दिशा निर्देशों पर राज्य सरकार अभी भी कार्य नहीं कर रही है। जहाँ तक सवाल रहा नैनी झील का, नैनी झील के जो धमनियाँ हैं वो हमारे जो नैनीताल के चारों ओर नाले, छोटे बड़े नाले हैं, ये बहते ही उसकी धमनियाँ हैं। गौरतलब है कि झील पर पर्यटन का दबाव है, तो नैनीताल की आबादी के लिए भी नैनी झील से पानी की आपूर्ति पूरी होती है। वहीं कुछ महीनों से लगातार खराब हो रहे वाटर क्वालिटी पर विशेषज्ञों ने भी सैंपल लेकर जांच जरूरी बता दी है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो रही है, जिसको 1.5 मीटर पहले मिल रही थी, वो आज 1.2 मीटर 1.15 मीटर के करीब मिली है, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम हुई है। मुख्यमंत्री घोषणा पे पेयजल निगम भीमताल द्वारा इस पे डीपीआर तैयार की गई थी। नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों पर जहां पर 30 साल से 40 साल पुरानी लाइनें हैं एवं आबादी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है, वहां पर के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था पेयजल निगम ने 109 करोड़ का। ऐसा नहीं है कि सीवर लाइन पर काम नहीं हुआ, तो पिछले कुछ सालों में करोड़ों खर्च कर सीवर पर काम जरूर हुआ है और झील में सीवर को जाने से रोकने के लिए योजना भी तैयार की गई, लेकिन अब भी आधी अधूरी योजनाएं फाइलों में कैद है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में मदरसों से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सहसपुर में सील हुआ एक और मदरसा, जामी उल उलूम मदरसा। झील यहां पर सील कर दिया गया है मदरसा, और मदरसे का अवैध निर्माण यहां पर देखा गया है, जिसकी वजह से इसको सील किया गया है। बिना अनुमति यहां पर डाली जा रही थी एक मंजिल। नोटिस का जवाब ना मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो लगातार एक के बाद एक मदरसे, वो मदरसे जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके पास ना पूरे डॉक्यूमेंट है और ना ही अपने मदरसे के बारे में जानकारी है, तो ऐसे मदरसों को सील किया जा रहा है। लेकिन जो देहरादून से आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, ये बिना अनुमति
एक मंजिला जो बनाया गया है मदरसा, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, उस निर्माण को रोक के इस मदरसे को सील कर दिया गया है। उधर देहरादून में आयोजित एसडीजी अचीवर अवार्ड समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की है और नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने पर विभागों को सम्मानित किया है। बता दें आपको, नीति आयोग रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में देश भर में उत्तराखंड पहला स्थान पाने वाला राज्य बना है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, आप सभी ने सिद्ध किया है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए विकास का मॉडल हमारे राज्य के लिए क्या हो, उस पर आप सब लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा, किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की दहलीज पर है, लेकिन पिथौरागढ़ में बिजली विभाग के लिए सबसे अधिक दिक्कत सरकारी विभागों ने खड़ी कर रखी है। इस महकमे ने 31 मार्च तक पूरी वसूली का टारगेट लिया है, लेकिन सरकारी विभागों पर अभी भी करोड़ों की देनदारी बची हुई है। रिपोर्ट देखिए। हर विभाग चाहता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक उसके बही खाते पटरी पर आ जाए। इसके लिए बकायदा सभी सरकारी महकमे मार्च के महीने में रात दिन एक किए रहते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ बिजली विभाग के बही खातों को सरकारी विभाग ही पटरी से उतारने में लगी है। हालात ये है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की कगार पर है, फिर भी कई विभागों पर बिजली विभाग का कई करोड़ रुपया बकाया है। जनवरी और फरवरी में सारे डिपार्टमेंट्स को नोटिस दिए थे, जिसके क्रम में हम लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए ड्यूज तो नगर पालिका पे था, जिस पे 45 लाख हमें अभी वर्तमान में मिल चुका है और उसके उपरांत 40 लाख वो अभी इस मार्च में और पेमेंट करने वाले हैं। बिजली विभाग का सबसे ज्यादा बिल बकाया है जल निगम और जल संस्थान पर। इन दोनों विभागों ने बिजली विभाग को 18 करोड़ 2 लाख का बिल देना है। वहीं दूसरे नंबर पर नगर निगम है। नगर निगम पर भी बिजली विभाग का 1 करोड़ 20 लाख रुपया बकाया था। नोटिस मिलने के बाद निगम ने 45 लाख रुपए जमा करा दिया है, लेकिन अभी भी निगम पर 75 लाख का बकाया है। इस फहरिस्त में शिक्षा विभाग भी शामिल है। शिक्षा विभाग पर भी 8,20,000 का बिजली का बिल बकाया है। बिजली का अगर लेंगे तो हम फाइनल कर रहे हैं, इसे अभी कर देंगे, जल्दी 2-4 दिन में आपको खबर मिलेगी कि हम 0 कर देंगे, वो जमा हो जाएगा हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बजट भी है। जल संस्थान का भी कुछ डिमांड आई थी, वो भी हम तैयार करके रखे हैं और मुझे लग रहा है 2-3 दिन के अंदर हम वो भी भुगतान कर देंगे। जल निगम और जल संस्थान ने 18 करोड़ से ज्यादा बिल को भरने की जिम्मेदारी अपने अपने हेड ऑफिस पर डाल दी है और विभाग बिलों को भरने में जिस तरह की कछुआ चाल चल रहे हैं, उससे बिजली विभाग का टारगेट जरूर गड़बड़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो वहां देहरादून की नदियों में अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। चीफ जस्टिस बेंच ने दून घाटी में नदी नालों में अतिक्रमण को रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को भी आदेश दिया है कि जो भी नदी गदेरों में मलबा डाल रहा है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। शहरी विकास विभाग को भी नोटिस देकर कहा गया है कि नदी नाले और सीजनल स्ट्रीम को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और जागरूकता फैलाएं। जो गाढ़ गदेरे हैं, यानी कि जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, जो नदियों में पानी ले जाती हैं, बरसातों में जो है ड्रेनेज का काम करती हैं, लैंडस्लाइड बचाती हैं, जिनको एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फीचर माना जाता है, इन पर अतिक्रमण ना हो और इन पर जो है रेत बजरी ना भर दी जाए और बिल्डरों और अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा इनको खत्म ना कर दिया जाए, इसके लिए सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। एक आदेश ये है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि एफआईआर योजित की जाएगी उन लोगों पर जो अतिक्रमण कर रहे होंगे और जो है इन सीजनल स्ट्रीम्स के नेचर में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे होंगे। में वॉच टावर में चढ़कर पर्यटक वन जीवों के दीदार करते थे, लेकिन इन्हें कुछ साल पहले बंद कर दिया गया, जिन्हें अब नए कलेवर के साथ एक बार फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए।
कॉर्बेट नेशनल पार्क के टूरिज्म जोन में वॉच टावर बने हुए हैं, जहां कभी सैलानी वन्य जीवों को देखने के लिए चढ़ा करते थे, लेकिन समय के साथ इन वॉच टावर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। अब इन वॉच टावर को फिर से खोलने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस बार ये वॉच टावर सिर्फ नाइट स्टे के पर्यटकों के लिए ही खोले जाएंगे। सबसे पहले ढिकाला में 2 वॉच टावर शुरू होंगे, जिनमें पर्यटक दोपहर के खाली समय में यहां आकर वाइल्ड लाइफ को देख सकेंगे। ढिकाला में हमने 2 वॉच टावर को आइडेंटिफाई किया है, जिनको पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उन वॉच टावर का जो यूज है, जब हमारा सफारी टाइम जब बंद होता है, उसमें पर्यटक वहां पर जाके एक निर्धारित शुल्क जो है उसको देके वहां पर उस ड्यूरेशन में वहां पर बैठ सकेंगे। साथ में उनके एक नेचर गाइड जो रहेगा वो भी रहेगा। प्रयास चल रहे हैं कि जो वॉच टावर है उसके रिपेयर का काम चल रहा है, और साथ ही जो वॉच टावर उनके चारों तरफ सोलर फेंसिंग भी कर दी जाएगी। इस बार इन वॉच टावर में जाने का शुल्क लिया जाएगा और नेचर गाइड को भी साथ ले जाना होगा, जिसका वन्य जीव प्रेमी और नेचर गाइड स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे जहां विभाग को राजस्व मिलेगा, तो वहीं नेचर गाइड को भी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। वन्य जीवों के दीदार के लिए जो है दोबारा से वॉच टावर्स को खोला जा रहा है। पूर्व में हालांकि ये खोले गए थे, लेकिन बीच में बंद कर दिए गए थे। तो इससे सभी को लाभ होगा। जो पर्यटक हैं वो खाली समय में जाकर वन्य जीवों को देख सकेंगे और काफी अच्छा उस समय उनको अनुभव मिलेगा। इससे विभाग को भी, क्योंकि इसमें शुल्क का प्रावधान है, तो विभाग को भी आर्थिक लाभ होगा, और जो गाइड की अनिवार्यता है उससे गाइड भी अतिरिक्त भुगतान प्राप्त कर सकेंगे और उनकी भी आजीविका सुधरेगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया भर में मशहूर है। वन्य जीवों की एक झलक पाने को पर्यटक यहाँ आते हैं। अब पर्यटकों को खाली समय में भी वन्य जीवों को निहारने का मौका मिलने जा रहा है, जिसका इंतजार सभी को है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रामनगर में चांदनी सफारी जोन का विरोध जारी है। कई गांव के लोगों ने विरोध में डीएफओ ऑफिस का घेराव किया है और चांदनी जोन को खोलने के फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली है। लोगों का कहना है कि नए सफारी जोन के खुलने से वन्यजीव गांव की तरफ आ रहे हैं और मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पर्यटकों का दबाव जंगल में बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वन्यजीव हिंसक होकर जंगल से बाहर की ओर निकल रहे हैं, जिससे इंसान से इनके टकराव की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। ऐसे में वो इस जोन को खोलने का विरोध कर रहे हैं। लगातार खुल रहे जो सफारी जोन लगातार खुल रहे, जिस कारण जो है जानवर बाहर निकलकर हमारे गांव गोटों में घुस रहा है और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसी क्रम में एक चांदनी जोन सफारी जोन करके छोई से खोला जा रहा है, जिसके विरोध में लगातार महापंचायत हुई, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है और लगातार इस जोन को खोलने के लिए वो प्रयासरत हैं, जिसके विरोध में आज तमाम क्षेत्रों के ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करेंगे, जहां पर व्यंजनों और लजीज खानों के लिए ये जगह काफी फेमस होती जा रही है। अब देखिए, इस फहरिस्त में एक अनोखा रेस्टोरेंट जुड़ गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से एक रियल रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार रेलवे स्टेशन परिसर में रखा पुराना रेल कोच लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये रेल कोच एक रेस्टोरेंट है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। रेल के पुराने डिब्बे में एक रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की व्यवस्था भी बिल्कुल ट्रेन की तरह की गई है। लोग यहाँ विंडो सीट पर बैठकर खाने का लुत्फ उठाते हैं और फोटो सेल्फी भी खूब लेते हैं। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है और रेलवे से डिब्बे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है और मैं पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ, एक बार ट्राई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। अब यहाँ पर आके ट्राई करा, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट अच्छा लग रहा है काफ़ी। और हम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। जी, अभी हमने जस्ट अभी देखा है ये रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। दूर से देख के अट्रैक्शन इसमें होता है। जी, अट्रैक्शन हुआ काफ़ी। दरअसल रेलवे की ओर से पुराने पड़े रेल कोच का इस्तेमाल कर रेस्टोरेंट खोलने की एक चैन शुरू की गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी इसकी पहल की गई। इस रेस्टोरेंट को चलाने का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। लोग यहाँ पहुंचकर जायकेदार खाने के साथ साथ अच्छी मेमोरीज भी बना रहे हैं। उसमें रेल कोच में बना हुआ रेस्टोरेंट में जान लो, जैसे पैसेंजर आते हैं जो
रेल के डिब्बे जैसे खाना वही लुप्त उतार सकते हैं इधर। रेल के ट्रेन में जैसे खाना मिलता है वही यहाँ पे भी आप वही लजीज हमारा कुछ उठा सकते हो। आपका जो हाँ सर, ये पूरा स्टेशन के सामने बना हुआ है, अच्छा भी है और रेल की ट्रेन बगी में है। पुराने